आप सभी का दृष्टि HCS पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मयूर कस्तूरी और आज एक बार फिर से आपकी और हमारी हो रही है बेहतरीन मुलाकात, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वीडियो सीरीज शुरू की गई है जहां पे हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल रहे हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। यहां पर उन बच्चों को तो लाभ मिलेगा ही जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2027 टारगेट कर रहे हैं, मगर ऐसे बच्चे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां पर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी विषय अभी डील कर रहा हूं, जबकि अन्य विषय विशेषज्ञ जिनकी मुलाकात आपसे समय समय पर होगी वो अन्य विषय डील करेंगे। तो नियमित रूप से इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहना है और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहना है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है प्रमुख संवैधानिक संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप देखते हो कि यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। ये क्या है? अब जब हमारा देश आजाद होता है तो हम देखते हैं संविधान लागू हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जमींदार, इतनी जमीन कि अपने पूरे जीवन काल में वो वहां कदम ना रख पाए, देख ना पाए। और दूसरी तरफ समाज का बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास जरा सी भी जमीन नहीं है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, दूसरों की जमीनों पर काम करने वाले मजदूर, कृषक मजदूर। इसलिए यह तय किया गया कि ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिससे जमींदारी प्रथा खत्म और हम लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, भूमि सुधार लाएंगे, और जिनके पास ये ज्यादा जमीनें हैं उनसे वो जमीनें लेके उनको देंगे जिनके पास नहीं है, यानी लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कानून लाएंगे और जमींदारी प्रथा को खत्म करेंगे। अब इसलिए 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है इस प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा, क्योंकि ओरिजिनली 1950 के संविधान में 8 शेड्यूल थे और इसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 9th शेड्यूल जोड़ा जहां पे लैंड रिफॉर्म लॉज डाल दिए गए। तो बहुत सारे भूमि सुधार कानून उसमें डाले गए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के संबंध में कानून डाले गए। अब इनको ये बात पता थी पार्लियामेंट को कि जब हम उन लोगों से जमीनें लेंगे जो जमींदार हैं तो वो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, कि हमारी जमीन ली जा रही है, बचाओ। और इसलिए फिर पार्लियामेंट ने इसमें यह भी बात डाल दी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाली जा रही हैं जहां हम जमींदारी प्रथा को खत्म कर रहे हैं और भूमि सुधार कानून ला रहे हैं, ये सारे लॉज जुडिशियल रिव्यू से परे होंगे, यानी न्यायिक समीक्षा के पार होंगे, यानी जुडिशरी इनको रिव्यू नहीं कर सकता। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन जैसे भूमि सुधारों से संबंधित कानून शामिल किए गए और यहां पे 2 आर्टिकल जोड़े गए, 31 क और 31 ख। तो 31A और 31B ये 2 आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं और यहां पे ये आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं कि 9वीं अनुसूची के कानूनों और नियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जाएगा, यानी वो जुडिशरी के रिव्यू से बाहर है। तो ये 2 आर्टिकल्स 31A और 31B जोड़ दिए गए। अच्छा, अगला देखो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब ओरिजिनली जब हमारा संविधान आया तो हमने देखा कि उसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स था वो आज जैसा नहीं था। जैसे आज आप क्या देखते हो, आज आप देखते हो जो वर्तमान में हमारे पास चैप्टर्स हैं, आप देखते हो संविधान में कि चैप्टर नंबर 6 कहता है राज्य सरकारें, चैप्टर नंबर 7 रिपील्ड है, निरस्त है। आज चैप्टर नंबर 8 कहता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के प्रावधान यहाँ है। चैप्टर नंबर 9 कहता है पंचायत, पंचायतों के प्रावधान यहाँ है। मगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9, तो यहां पे क्या चैप्टर्स थे? तो पार्ट 6 डेडिकेटेड था पार्ट ए स्टेट्स को, पार्ट 7 डेडिकेटेड था पार्ट बी स्टेट्स को, पार्ट 8 डेडिकेटेड था पार्ट सी स्टेट्स को और पार्ट 9 डेडिकेटेड था पार्ट डी स्टेट्स को। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स पहले हुआ करते थे, 1950 के संविधान ने ये क्रिएट किए थे। पार्ट ए स्टेट्स ये वो स्टेट्स थे जो कि एक समय पर ब्रिटिश के डायरेक्ट नियंत्रण में थे। तो ब्रिटिशों के डायरेक्ट नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल में, यानी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, ब्रिटिश शासित भारत का जो हिस्सा थे ये लाल कलर वाले क्षेत्र, तो ये है ब्रिटिश भारत प्रांत और इनको पार्ट ए स्टेट्स कहा गया संविधान के द्वारा। 1950 के संविधान की बात हो रही है।
और फिर पार्ट बी स्टेट्स, तो अलग अलग देशी रियासतों को डाला गया, जो ये येलो कलर के रीजन दिख रहे हैं ये पार्ट बी स्टेट्स। फिर पार्ट सी स्टेट्स, यहां पे भी कुछ कुछ देशी रियासतें, साथ साथ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। जैसे आज हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी होती है जिनका हेड होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मगर ब्रिटिशों के टाइम पे होती थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ये ब्रिटिशों के नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, लेकिन इनका जो हेड होता था उसको कहते थे चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। तो वो मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ प्रिंसली स्टेट्स पार्ट सी स्टेट्स में डाले गए। और पार्ट डी स्टेट्स में केवल एक था, वो था अंडमान निकोबार। ये था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का जो संविधान है उसके अनुसार ये वर्गीकरण किया गया था स्टेट्स का 4 हिस्सों में, ए बी सी डी। और इनके प्रावधान कहां डाले गए थे? इनके प्रावधान डाले गए थे चैप्टर 6, 7, 8, 9 में। लेकिन फिर जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, उसने कहा कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन हम खत्म करेंगे, सारे राज्यों को अब हम लोग एक ही चैप्टर में उनके प्रावधान डालेंगे, और वो कर दिया गया राज्य सरकारें। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, जहां पहले पार्ट 6 होता था पार्ट ए स्टेट्स, अब पार्ट 6 क्या है? राज्य सरकारें। तो सारे राज्यों के प्रावधान इधर डाल दिए, ए बी सी डी क्लासिफिकेशन खत्म, सारे राज्यों के प्रावधान डाल दिए आपने पार्ट 6 में। ओके, और पार्ट 7 की अब कोई जरूरत नहीं, तो इसको निरस्त कर दिया, रिपील कर दिया। पार्ट 8 पहले चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, तो यहां पे यूनियन टेरिटरी के प्रावधान डाल दिए, और पार्ट 9 भी रिपील कर दिया। सर फिर अभी तो लिखा है, हाँ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पार्ट 7 और पार्ट 9 खत्म कर दिए थे, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे 1992 में यहां पे पार्ट 9 का कमबैक हुआ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसीलिए यहां पे पार्ट 9 पंचायतों को डेडिकेट कर दिया गया। तो जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे वो एक चलती है ना बात कि कमबैक नहीं हो पा रहा है मेरा, तो यहाँ पे कमबैक हो गया पार्ट 9 का। पहले ही रिपीट था, हट गया था 1956 में, फिर वापस इसको ऐड कर दिया गया। चल, तो देखो, अबॉलिश्ड द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और 4 कैटेगरीज, तो ए बी सी डी ए खत्म किया, और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाने का मार्ग इसने क्लियर किया। तो हम देखते हैं 1956 में बहुत सारे नए नए राज्य आए, है ना, तो ए बी सी डी खत्म कर दिया, और फिर नए नए राज्य भी आए, और सारे राज्यों के प्रावधान पार्ट 6 में डाल दिए राज्य सरकारें हेडिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा यहां पे सिंगल गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रावधान डाल दिया फॉर 2 और मोर स्टेट्स, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर राज्य के लिए गवर्नर, लेकिन ये क्या बोलते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी कॉमन गवर्नर हो सकता है। और आज हम देखते भी हैं कई सारे ऐसे राज्य हैं बच्चे जहां पे गवर्नर शेयर हो रहा है, तो ऐसा है आज, लेकिन ओरिजिनली नहीं था, इसने ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर देखो, प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कॉमन हाई कोर्ट, तो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, लेकिन आज हम देखते हैं 25 हाई कोर्ट है, जबकि राज्य कितने, 28। यानी निश्चित रूप से कुछ ऐसे राज्य हैं जो हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र का भी जुरिस्डिक्शन है और गोवा का भी जुरिस्डिक्शन, तो शेयर हो रहा है, तो ये अलाउड है। किसने किया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने अलाउ किया। इसके अलावा एक्सटेंडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, यानी उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। इसका क्या मतलब है कि जैसे आज हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकाटा हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अंडमान निकोबार पर भी है, यानी अंडमान निकोबार का कोई व्यक्ति अगर उसको हाई कोर्ट में जाना है तो वो कैलकाटा हाई कोर्ट जाएगा। फिर हम देखते हैं लक्षद्वीप का ज्यूरिसडिक्शन केरल हाई कोर्ट के पास, लक्षद्वीप का ज्यूरिसडिक्शन केरल हाई कोर्ट के पास है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को यूनियन टेरिटरीज पर एक्सटेंड करने का भी पावर इसी अमेंडमेंट एक्ट ने दिया। फिर देखो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसने क्या बोला, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये सब पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे, लेकिन 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के माध्यम से दादरा नगर हवेली को इंडियन यूनियन में शामिल करके हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ठीक है, तो बच्चे कुल मिला के दादरा नगर हवेली को हमने यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे दर्जा दिया है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम में। जबकि 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 ने सेम काम किया गोवा, दमन और दीव के लिए। तो पहले गोवा, दमन और दीव एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, तो गोवा, दमन और दीव पहले एक सिंगल यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे 1987 में एक 56वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा जो कि गोवा, दमन और दीव को सेपरेट करेगा, और यही गोवा को एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा देगा। तो गोवा को राज्य का दर्जा, स्टेट का स्टेटस, राज्य का दर्जा किसने दिया?
56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ने दिया। तो फिर से बात करते हैं, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया सर, इसने दादरा नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दादरा नगर हवेली गोवा इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और आगे चल के 1987 में इनको सेपरेट करके गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया, जबकि दमन और दीव यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, ऐसा कहा गया। चलो, तो ये हमारे सामने बात हो गई। पुर्तगाल से अधिकृत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला देखो क्या है, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। असल में पहले नागालैंड ना असम का हिस्सा था, असम राज्य का ही पार्ट था। असम राज्य के अंदर इनको एक जिला था ये, और इसको कहा जाता था नागा हिल्स। असम राज्य के अंदर इसको कहा जाता था नागा हिल्स नाम का एक जिला, इसको पहले कहते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने इसको एक राज्य का दर्जा दिया। अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछे नागालैंड राज्य बना कब, क्योंकि ये एक्ट इंप्लीमेंट कब हुई, ये एक्ट बेटा लागू कब हुई, ये एक्ट इंप्लीमेंट कब हुई, तो इसमें सही जवाब है ये एक्ट इंप्लीमेंट होती है 1963 में, इसलिए नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिलता है 1963 में। हाँ, एक्ट है 1962 की, लेकिन लागू हुई 1963। फिर 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, तो जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव गोवा ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे, वैसे ही पुदुचेरी फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। तो फिर आगे चल के 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से हमने पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया। ठीक है, चलो, तो ये बात दिमाग में रखना है, और यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया आज तक है। तो इसको अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें, तो 10th अमेंडमेंट में क्या है बच्चा, तो दादरा नगर हवेली, तो यहाँ पे ये बात हो गई। 12th में क्या है बच्चा, तो दमन और दीव वाली बात, और साथ साथ यहाँ पे गोवा, तो दमन और दीव गोवा ये सिंगल यूनियन टेरिटरी। फिर आगे हमने देखा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दिया। इसके अलावा अभी अभी हमने बात की 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यहाँ पे पुदुचेरी को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, चलो, तो ये 10, 12, 13, 14 दिमाग में रखेंगे। अब आ जाओ 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8 अनुसूचियां हैं, और जो 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल है वो 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। 8th शेड्यूल ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता था, 14 लैंग्वेजेस को। लेकिन फिर 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिंधी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, यानी सिंधी को बच्चे 15वीं भाषा के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या है, तो ये असल में गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ आया। तो आपको सुनना चाहिए कि गोलकनाथ केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस जो 1967 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, ना इनको हटा सकता है, ना कम कर सकता है, ना इनमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने इसी को काउंटर करते हुए क्या कहा कि सुनो सर्वोच्च न्यायालय, हम यानी संसद संविधान के किसी भी भाग, मूल अधिकारों सहित को संशोधित करने की शक्ति रखते हैं। यानी गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट संशोधित नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट ने काम कर सकते हैं। और हम अगर कोई संविधान संशोधन बिल प्रेसिडेंट को पेश करें तो राष्ट्रपति के लिए भी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। यानी 24th अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कंपलसरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो पहले क्या बोल रहा है पार्लियामेंट कि हम कुछ भी संविधान में संशोधित कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और अगर हम ऐसा कोई भी बिल भेजते हैं संविधान संशोधन का राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति तुम भी सुन लो। ऐसा नहीं कि आगे चल के कभी तुम चूचा करो, नहीं, तुम भी सुन लो, तुम्हें हाँ कहना ही पड़ेगा संविधान संशोधन बिल को। जैसे ऑर्डिनरी बिल को तो आप वापस कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, है ना, अपने पास रख लेते हो, पॉकेट वीटो। लेकिन आप ऐसा संविधान संशोधन बिल के साथ नहीं कर सकते। हाँ ही कहोगे, ना बोलोगे, ना वापस भेजोगे किसी के पास, हाँ ही बोलोगे। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। ये क्या होता है बेटा प्रिवी पर्स? अब हम देखते हैं कि 1947 में माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत जो देशी रियासत प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। उनको बोला गया था कि या तो आप इंडिया के साथ जाओ, या पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहो। तो कई सारे देशी रियासतों ने चुना कि हम स्वतंत्र रहेंगे, सही बात है। लेकिन अब साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने उनको कन्विंस किया, इंडियन यूनियन में लाए। अब उनमें से कई सारे देशी रियासतों के शासकों को यह बात कही गई
कि आपको भारत सरकार जीवन भर एक प्राइवेट पर्स यानी भारत सरकार नियमित रूप से पैसा देगी, आप आ जाओ, तो आपका जो जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल है, उसमें कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आप राजा महाराजा हो, अपने क्षेत्र के लोगों से टैक्स लेते हो, तो आप परेशान ना हो, हम पेमेंट करेंगे। लेकिन फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसने बोला कि नहीं भाई, कब तक पेमेंट करते रहेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, राइट टू इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं, आर्टिकल 14 का नाम लेते हुए इन्होंने कहा कि अब हम ये प्रिवी पर्स खत्म कर रहे हैं, यानी अब से पेमेंट नहीं होगी। तो एक प्रकार से ये धोखा है भारत सरकार का, लेकिन देश हित में किया गया। तो रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स यानी जो पैसा मिलता था वो बंद। फिर 31वां संशोधन अधिनियम 1973, इसने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो जैसे आज हम देखते हैं कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 543, लेकिन इससे पहले बेटा क्या थी, तो 545 थी। कम कैसे हो गई, तो वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हम देखेंगे, जिसने कहा कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोग यहां पे भेजे जाते थे, उन 2 लोगों को अब नहीं भेजा जाएगा, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो 2 सीटें जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नॉमिनेट होती थे, मतलब ये लोग नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, इनके लिए सीट्स रिजर्व थी, तो ये सीट्स खत्म कर दी गई। तो इसलिए अब लोकसभा की स्ट्रेंथ हो गई 543, वरना पहले क्या थी, 545। उससे पहले क्या थी, 525। किसने उसको 31वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उसको 525 से बढ़ाकर 545 किया। फिर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसको 545 से घटाकर 543 कर दिया। ठीक है, फिर देखो 36वां संशोधन अधिनियम 1975। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 10वें वाले में दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बना, 12वें में दमन दीव गोवा बने, 13th में नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला और 14 में पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा। अब हमारे सामने क्या एक अधिनियम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे इसको, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी जो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा देता है। इसका क्या मतलब है, असल में सिक्किम पहले एक अलग देश था, चौग्याल वंश के कंट्रोल में था। तो वहां पे एक मोनार्की मतलब वहां पे राजशाही चलती थी, और एक चौग्याल वंश के जो राजा लोग होते थे वो कई शताब्दियों से उस पर शासन कर रहे थे। लेकिन अंततः सिक्किम के लोग उस चौग्याल वंश के शासन से ऊब चुके थे, और प्लस भ्रष्टाचार वगैरह भी बहुत था, इनएफिशिएंसीज थी, और दूसरी तरफ चाइना का डर तो था ही। इसीलिए सिक्किम के लोगों ने भारत के साथ मिलने की बात कही, और फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को मर्ज करवा दिया गया इंडिया में। ठीक है, तो ये इंडिया का फुल फ्लेजेड स्टेट यहाँ पे बन जाता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। ओके, फुल फ्लेजेड स्टेट, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला। अच्छा, यहाँ पे ये पूरी बात हो गई सर। अगली चीज देखो, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया। तो अब यहाँ पे 1975 में हमारे देश में क्या लग चुकी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक अशांति के आधार पे इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी, और आज तक उसको एक मिसयूज ऑफ पावर की तरह देखा जाता है। तो आंतरिक अशांति के आधार पे क्या लगा दी थी, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी। असल में उस समय इंदिरा गांधी जी बहुत अलग अलग परेशानियों में घिर गई थी। एक तो देश में भ्रष्टाचार बहुत, फिर जयप्रकाश नारायण साहब ने उनके सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था, उसमें घिरे हुए हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि उस टाइम पे एक राज नारायण नाम के व्यक्ति थे, जो कि 1971 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लगा दिया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का ये जो पद है उसका फायदा उठाया है, उन्होंने इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए सरकारी मशीनरी, सरकारी पैसा, सरकारी संपत्ति, अधिकारी सबका इस्तेमाल किया, तभी वो जीती हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फिर 1975 में ये फैसला सुनाया कि सही बात है, और इंदिरा गांधी जी की लोकसभा मेंबरशिप रद्द कर दी। बताओ, प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप रद्द कर दी। तो वो काफी परेशानियों की वजह से उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाओ, आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर। और यहाँ पे ये बात कही गई कि राष्ट्रपति ने, क्योंकि राष्ट्रपति ही लगाते हैं, बोला भले इंदिरा गांधी जी ने, तो राष्ट्रपति जो घोषणा करते हैं आपातकाल की, तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया कि जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती कि कारण थे कि नहीं थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति को भिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की भिन्न घोषणाएं करने का अधिकार दिया गया। क्यों? अब देखो, 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
और ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस साल हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई। लेकिन किस आधार पर? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का क्या मतलब होता है? तो बाह्य आक्रमण का मतलब होता है, बाह्य आक्रमण का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? तो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी थी। तो यहां पे इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है। इतने में 1975 में अब इंदिरा गांधी जी ने बोला अब हम एक और इमरजेंसी लगाना चाहते हैं एक और आधार पे, तो वो है आंतरिक अशांति। तो इसीलिए अब संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि क्या अगर एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है तो क्या दूसरे आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो क्योंकि नहीं लिखा था तो यहां पे लिख दिया गया। तो यहां पे 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने कहा कि हाँ, भिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की भिन्न घोषणाएं की जा सकती हैं। एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पे बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लगा दी गई। तो एक साथ दो इमरजेंसी चल रही थी। फिर 1977 में फाइनली बेटा दोनों इमरजेंसी खत्म हुई। बताओ, नहीं तो दो आधार पे चल रही थी, एक ये और एक वो। चल, फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान जिसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसने क्या किया? इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स, 3 नए शब्द जोड़े। कौन से 3 न्यू वर्ड्स थे? तो वो थे बच्चे, एक आपका शब्द सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी यानी समाजवादी, फिर एक था पंथ निरपेक्ष और एक था इंटीग्रिटी। तो ये पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अच्छा इंटीग्रिटी मैंने इंग्लिश में बोल दिया है ना, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ दिए। अब ये हो गए प्रीएम्बल में आपने जो नए नए शब्द जोड़े, बहुत बढ़िया। फिर और क्या चेंज किया? फिर नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य का एक नया चैप्टर जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि भाई लोगों के कर्तव्य भी उनको पता हो, अधिकारों के अलावा। अधिकार तो मौलिक अधिकार पता ही है, लेकिन कर्तव्य भी पता होने चाहिए, इसलिए 10 मौलिक कर्तव्य का चैप्टर जोड़ दिया गया। तो चैप्टर कौन सा है? 4A 4 का, और इसमें एकमात्र आर्टिकल है 51A, जिसमें ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन आगे चल के एक और फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी, जिससे आज 11 फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है। फिर 3 नए DPSP जोड़े, नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा? 39A, 43A, 48A। 39A क्या है? इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 43A, तो यहाँ पे हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कर्मकारों की उद्योगों में भागीदारी। 48 है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो ये 3 नए DPSP। तो यहाँ पे एक नया चैप्टर जोड़ दिया 4A, 3 नए DPSP जोड़ दिए। और सुनो, सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण और आर्थिक अपराधों के लिए अन्य प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। एक और नया चैप्टर जोड़ा 14A। तो देखो, 2 नए चैप्टर जोड़े, 4A तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, और 14A ये जोड़ दिया जो क्या है? ट्राइब्यूनल्स यानी प्राधिकरण। ये क्या होते हैं? अब हमारी एग्जिस्टिंग जुडिशरी ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड है, बहुत केसेस उसके पास है, और हम देखें कि उसको और प्रेशराइज कर दें, समझदारी नहीं। इसलिए प्राधिकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पे ये बात बोली गई कि जैसे कुछ जो स्पेसिफिक विषय हैं तो उनको स्पेसिफिक लोगों को डील करने दो। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दे वही देखेगा, तो आपकी मेन जुडिशरी पर बर्डन भी कम होगा, प्लस वहां पे उन जजेस को, मेन जुडिशरी वाले जजेस को बार बार अलग अलग केसों में टेक्निकल जो जानकारी चाहिए उसको जुटाने में लगना नहीं पड़ेगा। वरना एक केस पर्यावरण का आ रहा है तो वो पढ़ो, पहले रिसर्च करो। यहाँ पे तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास एक ही प्रकार के केस आते हैं ना। और सुनो, तो जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस ट्राइब्यूनल, तो आर्थिक अपराध ट्राइब्यूनल, तो अगेन कुछ एक्सपर्ट्स लोग होंगे और वो एक ही प्रकार के केस देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, प्रशासनिक प्राधिकरण, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट जन्मा है तो अगेन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को दे दो। तो क्या होगा? मेन जुडिशरी बची है और यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर के केस देखने वाले लोग हैं। तो जब आपके पास रोज सेम प्रकार के केस आते हैं तो आप बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हो। वरना पता चला एक दिन एनवायरमेंट का केस देख रहे हो, एक दिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस का, तीसरे दिन किसी का मर्डर हो गया, चौथे दिन संविधान का कोई इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का केस देख रहे हो, तो कितना रिसर्च करोगे भाई। इसलिए ट्राइब्यूनल्स। चलो, फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें स्थिर कर दी गई। ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? ये ऐसी बात है, अब हमारे देश में 1971 में सेंसस होता है और उस सेंसस में ऑब्वियस सी बात है कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी उनको लोकसभा सीट्स में फिर वृद्धि की गई उनके लिए, और जिन जिन राज्यों की जनसंख्या में उतना वृद्धि नहीं हुआ था उनकी लोकसभा सीटें कम हो गई। तो जो
ऐसे राज्य थे जिनकी लोकसभा सीटें कम हो गई क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि कम थी, तो उनने बड़ा विरोध किया कि ये तो गलत है। एक तरफ तो हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, हमें उसकी शाबाशी, उसका अवार्ड मिलने की बजाय हमें सजा मिल रही है कि हमारी ही लोकसभा सीटें कम हो गई। और जो राज्य जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोक पा रहे, जो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उनको उसका शाबाशी मिल गया, उनकी तो लोकसभा सीट और बढ़ गई। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने कहा सही बात है, तो गलत हो रहा है। फिर इनने लोकसभा की सीट फ्रीज कर दी और बोला कि आने वाले 25 सालों तक हम लोकसभा की सीट्स में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। भले ही सेंसस हर 10-10 साल में होता रहे, लेकिन उस सेंसस के आधार पर लोकसभा सीटों की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। बाप रे, हाँ, तो ये किया गया था इमरजेंसी के दौरान, इस संविधान संशोधन के दौरान, कि यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया 5 से 6। आगे चल के हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आएगा वो 42 के बहुत सारी बातों को काट देगा, वापस पुरानी चीज कर देगा। अभी हम पढ़ेंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। जैसे एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है जहां पे हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो आप देखते हो कि इनके लिए एग्जाम हो रहा है, और भी अलग अलग पद होते हैं। उसी तरीके से एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम हो, जहां पे एक एग्जाम हो और जो भी उसमें अच्छा करेंगे फिर उनको अलग अलग कैडर, अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा जज के रूप में। लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आज कैसी व्यवस्था है, आज हम देखते हैं हर राज्य अपने खुद के जुडिशियल एग्जाम कंडक्ट करता है, लेकिन पहले एक सिंगल एग्जाम बनाने की बात थी, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया, यानी ऐसे 5 विषय जिन पे पहले सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती थी, अब वो कॉन्करेंट यानी संवर्ती सूची में, यानी राज्य के साथ साथ केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है, जैसे शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षियों की सुरक्षा। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता समाप्त। कोरम समझते हो? कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट फॉर द हाउस टू सिट एंड ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस, यानी कम से कम न्यूनतम संख्या कितने सदस्यों की होनी चाहिए किसी दिन सदन में, ताकि सदन उस दिन अपनी कार्यवाही कर पाए। और वो वर्तमान में क्या है, 1/10। तो लोकसभा में कोरम है 1/10, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, इसको 10 से डिवाइड करो 54.3, तो यहाँ पे मिनिमम इतने होने चाहिए, तो 55, क्योंकि 54.3 से आप कम नहीं जा सकते, 54 पे नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम 54.3 तो चाहिए, तो अब आपको 55 पे जाना पड़ेगा। तो लोकसभा में आज स्ट्रेंथ कोरम की क्या है, 55, और राज्यसभा में क्या है, 25। तो आज अगर मान लो किसी दिन लोकसभा में 40 लोग आते हैं, तो उस दिन जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी होगा, वो लोकसभा को स्थगित कर देगा कि आज सेशन नहीं लगेगा, आज सिटिंग नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरम नहीं है। तो लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा था कि भाड़ में जाए कोरम, कोरम ना भी हो, जितने भी मेंबर्स आए वही कोई बिल पास करवा सकते हैं, तो उन्होंने कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी। चलो बच्चे आ जाओ। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपसे ये पूरा डिस्कशन कर लिया, तो आशा है कि ये डिस्कशन आपको ठीक लगा। चलो अब आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाते हैं कहाँ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसने ओरिजिनल टर्म रिस्टोर कर दिया लोकसभा। मैंने पहले ही कहा था 42 की बहुत सारी चीजों का काट है 44। तो बेटा जो ओरिजिनल टर्म था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का 5 साल, वो वापस इनने रिस्टोर कर दिया, तो 6 साल से घटा के 5 कर दिया जैसे पहले था। 42 की बात को काट दिया, प्लस इन्होंने जो कोरम का प्रोविजन था वो वापस ले आए, और आज तक है कि इतने तो होने चाहिए सदस्य, वरना उस दिन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। अगले दिन मिलो फिर, या जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहा है। Gave constitutional protection to publication in a newspaper of true reports of the proceedings of parliament and state legislature। अब सुनो क्या है, असल में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और चीज की थी। वो क्या थी, वो उन्होंने बोला था कि कोई भी न्यूज़पेपर सदन की कोई भी बात तभी छाप सकता है जब पहले उसने हमसे मंजूरी ले ली हो कि वो क्या छापने वाला है, हमको दिखाए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा कि नहीं, ये तो गलत है भाई, फ्रीडम ऑफ प्रेस को हम छीन नहीं सकते। तो पेपर वाले क्या छापने वाले हैं, वो अगर वो नेताओं से पूछ के छापेंगे तो नेता लोगों के द्वारा कुछ भी उनकी आलोचना तो हटा दी जाएगी, वो छपने ही नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो भी ट्रू रिपोर्ट्स होती हैं सदन के अंदर, जो भी कार्रवाई है उसकी वास्तविक रिपोर्ट, ट्रू रिपोर्ट्स आप छाप सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू रिपोर्ट्स को छापने में कोई पाबंदी नहीं है, हाँ ट्रू छापना, बस मिर्च मसाला मत लगाना। तो 44 ने ये भी चीज 42 की काट दी। एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो इनने क्या बोला, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह बात कही कि जैसे अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है,
तो 42 वाले ने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति को मानना ही होगा, लेकिन 44 ने कहा कि हां, राष्ट्रपति एक बार चाहे तो ये एडवाइस को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को फिर भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से मंत्रिपरिषद ने प्रेसिडेंट को भेज दिया, इस बार प्रेसिडेंट को हां कहना कंपलसरी, अनिवार्य। गया दिमाग में? जैसे मान लो कि आज अगर मंत्रिपरिषद कहता है प्रेसिडेंट को कि आप यूपीएससी का चेयरमैन इस व्यक्ति को बना दो, प्रेसिडेंट कहते कि नहीं भाई, ये व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्ज हैं, तो मंत्रिपरिषद आप एक बार पुनः विचार करें। और फिर से अगर मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि नहीं इसको ही बनाना है, तो इस बार प्रेसिडेंट को हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकंसिडर्ड एडवाइस बाइंडिंग है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा। इसके अलावा इसने नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में बहुत सारे सेफगार्ड्स डाले, ताकि फिर से कभी वैसा मिसयूज ना हो जैसा 1975 में हुआ। जैसे अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड ही खत्म कर दिया, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राउंड को रिप्लेस करके कर दिया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। तो अब इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लग सकता, हाँ सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है, आर्म्ड रिबेलियन इंडिया के अंदर हो रहा है तो लग सकता है। और यहां पे वो भी तब लगेगा जब कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन हो। जैसे 1975 में तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय के प्रेसिडेंट जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उनको कह दिया और उन्हें लगा भी दी राष्ट्रपति ने, लेकिन अब क्या बोला गया कि नहीं, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, वो भी कैबिनेट का। यानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की इच्छा से इमरजेंसी नहीं लगी, एक व्यक्ति ने सोचा लग गई, नहीं, कैबिनेट वो भी रिटर्न रिकमेंडेशन दे। और प्लस पार्लियामेंट का अप्रूवल प्रोसेस भी अब टफ बना दिया। अब हम देखते हैं कि विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी से नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दी राष्ट्रपति ने, तो पार्लियामेंट अप्रूव करेगा स्पेशल मेजोरिटी से। पहले था सिंपल, यानी कम लोगों में अप्रूव हो जाती थी, अब ज्यादा लोग लगते हैं उसको हाँ देने में, अप्रूव करने में, सहमति देने में। तो ये सब सेफगार्ड्स डाले। बाकी राइट टू प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट था, तो उसको राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने हटा दिया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और उसको भेज दिया पार्ट 3 से हटा के पार्ट 12, और आर्टिकल दे दिया 300A। तो आज भी राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है मगर मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये कोई वायलेट करता है आपका, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार नहीं है ना, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जा सकते हो, ये मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो वही चीज मैंने हिंदी में भी लिख दी, लोकसभा राज्य विधानसभाओं का मूल कार्यकाल बहाल कर दिया 5 वर्ष, गणपूर्ति जो कोरम से संबंधित प्रावधान थे उनको भी बहाल कर दिया। इसके अलावा वास्तविक रिपोर्टों के समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जा सकता है बिना संसद से पूछे, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजा जा सकता है, मगर पुनर्विचारित सलाह अगर राष्ट्रपति को भेजी गई है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में कई सुरक्षा उपाय डाले, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। चलो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अब क्या है, तो हमारे देश में 1985 से पहले एक बहुत ही बेकार प्रथा देखने को मिली, जिसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। क्या किया गया, कोई व्यक्ति अगर किसी एक पार्टी की टिकट से जीत कर आ रहा है, तो जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता था, क्यों, क्योंकि उसको विपक्ष प्रलोभन दे देता था। उदाहरण बताओ सर, उदाहरण बड़ा सिंपल है। जैसे आज लोकसभा में अगर किसी के पास 272 या इससे ज्यादा सीट है तो उसकी सरकार बन जाती है, मतलब फिर वही बताता है, वही पार्टी बताएगी कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, फिर प्रधानमंत्री मंत्री बताएंगे। यानी जिस भी पार्टी के पास है 272 या ज्यादा सीटें, तो वो पीएम डिसाइड करती है ना। अब मान लो कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए, वर्तमान में कितनी सीटें, 543। अब सोचो पार्टी नंबर ए को मिला कितना, 280 सीट, तो इनकी तो सरकार बन गई, क्योंकि 272 या उससे ज्यादा चाहिए तो इनकी सरकार बन गई। जबकि पार्टी बी है, इसके पास है 263 सीट। अब पहले क्या होता था 1985 से पहले, कि जैसे मान लो कि पार्टी नंबर बी ने पार्टी ए के 10 लोगों को बोला कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको 5-5 करोड़ रुपए देंगे, इनकी सरकार गिरा दो, हमारी सरकार बना दो। तो यहां से 10 लोग यहां पे आ गए, तो इनको 10 लोग मिल गए, तो ये क्या हो गए 273, और ये हो गए बच्चे -10, ये हो गए 270। तो ए की सरकार गिर जाएगी और बी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 272 या उससे ज्यादा लोग हैं इनके पास। तो ये खरीद फरोख्त बहुत हो रही थी, तो जिससे देश में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, यानी राजनीतिक अस्थिरता दिख रही थी। बार बार ऐसा हो रहा था, सरकारें गिराई जा रही थी और अनएथिकल तरीके से ये सब काम हो रहा था। तो इसलिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने कहा कि यदि अब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की टिकट से जीत कर आता है और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी के खिलाफ काम करता है, खिलाफ जाता है या रिजाइन करता है,
तो ऐसी स्थिति में उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। यानी 1985 के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जैसे ये 10 लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो इनकी मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी सरकार तो गिरवा सकते हैं, इसकी सरकार अब भी गिरवा सकते हैं क्योंकि रिजाइन कर रहे हैं। तो अगर ये रिजाइन कर रहे हैं और मान लो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ना, क्योंकि इनने रिजाइन किया, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कह रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। तो अगर आपने दल बदला तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो ए की तो चलो सरकार गिर गई, लेकिन बी की बन नहीं पाएगी क्योंकि ये मेंबर नहीं रहे ना, तो अभी इसमें जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, मेंबर नहीं रहे, तो इनकी सरकार बन नहीं पाएगी। तो जब इनकी सरकार बन नहीं पाएगी तो ये प्रलोभन देंगे क्यों? तो इसलिए ये इसका एम था। लेकिन सुनो, अब मैं एक एडवांस की चीज अभी बता रहा हूं, लेकिन यहां पे भी अब एक इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया विपक्ष लोगों ने। कैसे? अब जैसे मान लो कि यहां पे 10 लोगों को 5-5 करोड़ रुपए दिए और इन लोगों ने क्या किया, रिजाइन कर दिया और इनकी एक ही सरकार गिर गई। अब ये मेंबरशिप खो चुके हैं, तो बी वाले पता है क्या बोलते थे, टेंशन मत लो, तुमने इनकी सरकार गिरा दी, अब हम जैसे तैसे अपनी सरकार बनाएंगे जब, तो तुम्हें मंत्री बना देंगे। क्योंकि हमारे देश में, ध्यान से सुने, मंत्री बनने के लिए सदस्यता सदन की होना जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो। तो एक प्रलोभन नया क्या दिया गया कि तुम हमारे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम मेंबर तो नहीं हो हाउस के, लेकिन जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो तुम्हें मंत्री बना देंगे। तो मंत्री का प्रलोभन दिया जाने लगा। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जो ये बोलेगा कि नहीं, अब अगर कोई व्यक्ति जिसको दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया गया है मेंबरशिप से, तो अगर आप हाउस की मेंबरशिप से, सदस्यता से डिस्क्वालीफाइड हो, तो आप मंत्री बनने के लिए या कोई भी अन्य सरकारी पद के लिए भी डिस्क्वालीफाइड होगी। यानी ये भी प्रलोभन खत्म कर दिया कि ये चलो आपको ये तो सदस्यता तो चली गई, लेकिन आपको हम कोई दूसरा पद दे देंगे, आप आ जाओ, वो भी खत्म कर दिया गया। फिर वो व्यक्ति कोई दूसरा सरकारी पद भी नहीं ले सकता। तो ये आगे चल के हम देखेंगे अभी, है ना, ठीक है सर। चलो, तो ये दल बदल विरोधी कानून हमने पढ़ लिया कि दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया। इस संबंध में विवरण सहित एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा बात कर लिया। प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और यही चीज स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, वहां पे भी दल बदल करने पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चलो, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसने वोटिंग एज रिड्यूस कर दी। पहले वोटिंग एज हुआ करती थी कितना साल, तो पहले वोटिंग एज होती थी 21 साल, लेकिन फिर इसको घटा के कर दिया 18। हालांकि ये लागू कब होगा, 1989 में। तो कोई आपसे बोले ये बेटा वोटिंग एज किस वर्ष रिड्यूस हुई, तब आप बताना लागू हुई, इंप्लीमेंट हुआ ये 1989 में। तो 1989 में ये इंप्लीमेंट हो गया। चलो आओ, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो यहां पर देखो बेटा, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की जगह एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो SC/ST वेलफेयर के लिए वो क्या बोलता है कि एक वेलफेयर ऑफिसर होगा। कौन होगा बच्चे, वेलफेयर ऑफिसर। ये बोलता है स्पेशल ऑफिसर होगा, एक वेलफेयर ऑफिसर होगा। कौन बोलता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि SC/ST प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। लेकिन 1990 तक आते आते रियलाइज किया गया कि भाई इतने सारे SC/ST हैं देश में। आपको मालूम है 2011 सेंसस कहता है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन टोटल 121 करोड़ में से जो 2011 की पॉपुलेशन थी उसमें 16.6 है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति 8.6। तो 121 करोड़ का 16 और 8%, मतलब आप सोचो कितना बड़ा नंबर। तो इसलिए एक सिंगल ऑफिसर तो नाकाफी है ना। ये तो मैं आपको अभी का डेटा बता रहा हूं 2011 का, लेकिन तब भी संख्या बहुत थी। तो इसलिए संविधान संशोधन बिल लाया गया और पारित हो गया, जिसने बोला कि नहीं नहीं भैया, एक ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, एक आयोग बनाओ। तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST बनाया गया, एक सिंगल आयोग बनाया गया जो SC/ST वेलफेयर पर ध्यान देगा। अगर SC/ST व्यक्ति के खिलाफ कहीं कुछ गलत हुआ है तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट द्वारा जो भी SC/ST के लिए लॉज बनाए गए हैं वो कितने काफी हैं, और अगर काफी नहीं है तो उसमें वो सुझाव के लिए रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, तो प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग होगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। अब आगे चल के सुनो, एक एडवांस की चीज बताता हूं। आगे चल के हम देखेंगे
आएगा 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे 2003, और जो इस एक सिंगल आयोग को बाइफरकेट कर देगा दो। तो जो अभी तो एक आयोग है, लेकिन आगे चल के एक हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर एससी, एक हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर एसटी। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, इसका आर्टिकल क्या दिया गया था, 338। तो अनुच्छेद 338 में ये सिंगल आयोग क्रिएट करने की बात थी। लेकिन आगे चल के 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जब इस एक आयोग को दो आयोग में बाइफरकेट करेगा, तो एक बनेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये तो आर्टिकल 338 में इसके प्रावधान रहेंगे, लेकिन एक रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसके प्रावधान कहां रहेंगे बच्चा, 338A या 338 क, ठीक है। तो ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। बाकी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसने दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया। साथ साथ दिल्ली में एक विधानसभा 70 मेंबर की क्रिएट होगी, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। तो केंद्र को लगा कि भाई यहाँ पे कानून बनाने के लिए अब एक सेपरेट यहीं की एक बॉडी आनी चाहिए। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 70 मेंबर होंगे और 7 मंत्री का एक मंत्री परिषद। तो ये सारी चीजें बच्चे की गई 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला गया, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर का मंत्री परिषद। तो 70 मेंबर की विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद वहां गठित किया गया। चलो, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये क्या है। अब देखो भाई, बात क्या है, हमने देखा था ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां, तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी, 14। फिर हमने पढ़ा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, जिसने सिंधी को 15वीं लैंग्वेज के रूप में इसमें रिकॉग्नाइज किया। और आगे चल के 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द देखो, कमाना। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को बच्चे शामिल कर लिया, जिससे अब अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ के हो गई 18, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन बिल। इनने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। ये वही एक्ट है जिसकी वजह से एक नया चैप्टर आ गया, पार्ट 9। आपको मालूम है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने पार्ट 9 को कैंसिल कर दिया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, एक नया चैप्टर इंसर्ट कर दिया, पार्ट 9, और यहाँ पे एक नया शेड्यूल भी ऐड किया। तो अभी तक कितने शेड्यूल ऐड हो गए थे, तो हमने देखा कि 1951 में तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, उससे 9th शेड्यूल ऐड हुआ, जहां पे भूमि सुधार कानून डाले गए। फिर हमने देखा कि जो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसने 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून ऐड किया। फिर इसके अलावा अभी अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसने 11वीं अनुसूची ऐड की, 11वीं अनुसूची, जहां पे पंचायतों की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी यानी उनकी शक्ति, उनका अधिकार और उनके क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या दायित्व हैं, वो यहाँ पे इस 11वीं अनुसूची में 29 मामलों के माध्यम से उनकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। और फिर हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, स्पेस नहीं दिख रही है, परेशान ना हो, ये भी 1992 का है, और इसने बच्चे क्या जोड़ दी, तो इसने जोड़ दी है आपकी 12th शेड्यूल। और इस 12th शेड्यूल में क्या किया गया, तो देखो, एक तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक चैप्टर भी नया जोड़ा है, वो है चैप्टर 9A। तो जैसे अभी अभी मैंने बोला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया, पार्ट 9 जो रिपील हो गया था, तो इसके माध्यम से जिंदा हो गया, पार्ट 9 में पंचायत हो गए। लेकिन नगर पालिकाओं को कहां डाले, तो एक नया चैप्टर, पार्ट 9A। तो इस नए चैप्टर में हमने देखा कि म्युनिसिपैलिटीज का चैप्टर डाल दिया गया, एक नया पार्ट डाल दिया गया है, म्युनिसिपैलिटीज को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और एक अनुसूची भी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, जहां पे म्युनिसिपैलिटीज की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को बताया गया 18 मामलों के माध्यम से। तो 18 मामले हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो ये इसका सेम इंग्लिश वर्जन हो गया बच्चे। तो 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर 73 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज को रिस्पेक्टिवली संवैधानिक दर्जा दिया, और नए नए चैप्टर भी इंसर्ट किए। अब आ जाओ 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ये क्या है, आपको याद है मैंने कहा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने एक बात ये कही थी कि हम लोग 1971 सेंसस के आधार पर लोकसभा की सीटों को 25 साल के लिए फ्रीज कर रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अब कब हो गए आपको 25 साल, साल 2001 में। अब उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनका भी ऐसा मत था कि नहीं भाई, जो जनसंख्या को नियंत्रित रख रहे हैं तो उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, और जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं तो
उनको बिल्कुल भी लोकसभा सीटें बढ़ के नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जब 25 साल हो गए थे इनको, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, तो 2001 में 25 साल हुए, तो 2001 में फिर से 25 साल के लिए बेटा इसको फ्रीज कर दिया गया, यानी लोकसभा की सीटों को अब 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। और ये कहा गया कि 2026 के बाद का जो सेंसस आएगा फिर देखना कि सीटों का क्या करना है। तो अब ये स्थिति आ गई है देश में कि 50 सालों से लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं हुई है, ना घटे ना बढ़े। लेकिन इस बार जो सरकार है वो इसको फर्दर फ्रीज करने के मूड में नहीं है। एक वो बिल भी लाए हैं कि लोकसभा की सीट 543 से बढ़ा के 850 करना है। देखते हैं क्या होता है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, समय बताएगा, लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि फ्रीज फर्दर होगा। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए 1971 के जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया गया। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 25 years विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। फिर देखो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अभी जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, इसने 3 चैप्टर्स में चेंजेस किए। सबसे पहले तो इसने चैप्टर 3 में एक नया फंडामेंटल राइट ऐड किया 21A, जहां पे 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया। फिर इसने पार्ट 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहां पे आर्टिकल 45 की लैंग्वेज में चेंज किया। पहले ये बोलता था डीपीएसपी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सपना था, लेकिन अब आपने 6 से 14 को तो पढ़ाने का फंडामेंटल राइट बना दिया, तो इसलिए अब आप अपने सपने को रिड्यूस कर दो। तो अब ये क्या बोलता है कि अब हम 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाएंगे, अब ये सपना है। तो ये सब किसने किया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें भी चेंज किया, इसमें भी। इसके अलावा इसने एक नई फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी, तो एक और चैप्टर में चेंज किया 4A, तो वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी डाली 51A क्लॉज के। तो ये क्या है कि जिन भी पेरेंट्स या गार्जियंस के पास ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच हैं, तो उनको आप स्कूल भेजो। तो सरकार पढ़ा रही है, आप स्कूल भेजो, ठीक है। तो इनको बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप स्कूल भेजो। तो कुल मिला के ये 3 चेंजेस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किए। तो देखो, नया फंडामेंटल राइट जोड़ा, फिर डीपीएसपी 45 की लैंग्वेज में चेंज, और नया फंडामेंटल ड्यूटी भी इसने जोड़ दिया। ठीक है, ठीक। आगे देखो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अच्छा, यहां पर बच्चे मैं एक अपनी जो गलती है उसको सुधार लेता हूं। यहां पे मैंने एक जगह लिखा था 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। याद करो कि जिसने एक स्पेशल ऑफिसर से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक सिंगल बॉडी बनाने की बात कही थी, वो सही है, वो कोई गलती नहीं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था आगे चल के एक संविधान संशोधन अधिनियम आएगा जो एक सिंगल बॉडी को 2 बॉडीज में डिवाइड कर देगा, तो वो 89th है, 87th नहीं। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो इसने एक सिंगल जो मल्टी मेंबर बॉडी थी उसको 2 बॉडीज में स्प्लिट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। तो एक बनेगा आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 में इसके प्रावधान, और एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क में इसके प्रावधान। ठीक है, चलो अब देखो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सबसे पहले तो इसने क्या किया, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक ना हो, ऐसा प्रावधान डाला। अब हमारे देश में एक बेकार प्रथा और बन गई थी जंबो कैबिनेट बनाने की। कई बार जैसे गठबंधन सरकारें बनती थी जहां पे 2 पार्टियां या 3 पार्टियां मिलके 272 का आंकड़ा लोकसभा में पार कर रही हैं, तो वहां पे ये होने लगा कि ये गठबंधन में आने वाली जो पार्टियां होती थी, तो इनके बीच में डीलिंग होती थी कि यार हम तभी तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब हमारे लोगों को मिनिस्टर बनाओगे। तो मिनिस्टर बनाए जा रहे थे सिर्फ मिनिस्टर बनाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि असली में उनका कुछ काम है। तो कई बार नए नए मंत्रालय क्रिएट किए गए क्योंकि किसी को मंत्री बनाना है। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देश का पैसा आप फालतू जगह खर्च कर रहे हो। इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि नहीं, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है 543, उसके 15% से ज्यादा आपके नहीं हो सकते मेंबर्स। तो आज ये आंकड़ा क्या है, तो 15/100 ऑफ 543, तो ये आंकड़ा आएगा 81.45। तो आज इंडिया में इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप 82 पे भी नहीं जा सकते, यानी 81। तो 81 से कम मंत्री आज इंडिया में होने चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम। और आज कुछ 75 के आसपास है, तो सही चल रहा है मामला। ठीक है, फिर वही चीज राज्य के लिए भी की गई। राज्य की मंत्री परिषद में जो राज्य की विधानसभा का टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। अच्छा, अब एक साथ में एक और चीज है, यहाँ पे राज्य में तो मिनिमम स्ट्रेंथ भी बताई
कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मंत्रियों की कितनी हो सकती है, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन साथ साथ इन्होंने मिनिमम भी बताई, तो मिनिमम राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो बेटा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं, और यहां पे मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं। ठीक है, चलो। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। 52वें ने बोला था कि आपकी हाउस की मेंबरशिप जाएगी दल बदलोगे तो, और ये कहता है हाउस की मेंबरशिप तो जाएगी, फिर कोई आपको पद भी नहीं मिल पाएगा, मंत्री भी नहीं और कोई अन्य पद भी नहीं। तो मंत्री नियुक्त या कोई भी अन्य लाभकारी राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी आप अयोग्य हो। फिर यदि सदन के किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से उसका विलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सदस्य जो राज्यसभा में थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? क्योंकि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने ये प्रावधान डाला था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा लोग उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो यहां पे इसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे मेंबर्स को, ये मर्जर यानी विलय माना जाएगा। तो यहाँ पे मानसिकता ये कि जब इतने सारे लोग छोड़ रहे हैं एक पार्टी को तो निश्चित रूप से उस पार्टी में कोई समस्या होगी, तो ये मानसिकता है इसीलिए कि इतने सारे लोग कैसे कन्विंस हो रहे हैं, यानी उस पार्टी में कोई दिक्कतें होंगी। खैर, तो यहाँ पे बच्चे ऐसा हुआ, तो आप देखो कि 10 लोग थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, तो इसका 2/3 निकालो 10 का तो कितना आएगा 6.66। तो यहाँ पे 7 लोगों ने छोड़ दिया, तो इसलिए 2/3 से तो ज्यादा लोगों ने छोड़ा है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसको कहते हैं विलय या मर्जर। तो सदन के किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से अगर विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाए तो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता ऐसी स्थिति में समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने 91st अमेंडमेंट एक्ट भी आपको पूरी यहां बता दी। नो डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस इन सच अ केस व्हेन देयर इज अ मर्जर। फिर देखो बेटा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने 4 और भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में डाल दिया। वो कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, तो इनको बच्चे डाल दिया गया आपका 8th शेड्यूल में। तो देखो ध्यान देना 8th शेड्यूल में बच्चे अब क्या स्थिति है, तो एक तो मैंने बताया 8th शेड्यूल में ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी? 14। फिर 1967 में 1967 में 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिंधी को जोड़ा तो 15 हो गई शेड्यूल लैंग्वेजेस। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से हमने कमाना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से बोर्ड मास, इसकी ट्रिक क्या है? बोर्ड मास, जैसे यहाँ पे कमाना, यहाँ पे आप करो बेटा बोर्ड मास, तो इसका क्या मतलब है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, तो यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 और, तो टोटल कितनी हो गई? 14 + 1 सिंधी 15, 15 + 3 ये 18, 18 + 4 22, तो आज 22 है। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो बस यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब देखो अगला क्या बोलता है, अगला है आपका 97th, तो 97वां, तो ये क्या बोलता है? तो इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन में नया चैप्टर इंसर्ट कर दिया, वो है 9B, 9ख। ये क्या है बच्चे? 9ख, 9B, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में। इसने भी बहुत सारे चेंजेस किए इस अमेंडमेंट एक्ट ने। देखो इसने फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3 है, उसमें एक फंडामेंटल राइट आपको मालूम होगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत फिर फर्दर और उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसमें एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आप कोई भी एसोसिएशन, संघ बना सकते हो, तो उसकी भाषा में इसने परिवर्तित किया। ये क्लॉज है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, तो वहां पे इसने बोल दिया कि बिल्कुल आप कोई भी संघ बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो। तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा संरक्षण दिया गया। इसने अनुच्छेद 19 में जोड़ दिया कि बिल्कुल सहकारी समितियां बनाना ये मौलिक अधिकार है। तो ध्यान रखना बच्चे, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये फंडामेंटल राइट है, ये इसी एक्ट ने चेंज किया है, अमेंड किया है ना, मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें ये शब्द जोड़े। इसके अलावा इनने एक नया चैप्टर इंसर्ट किया 9ख 9B, और साथ साथ डीपीएसपी में भी यहाँ पे एक एडिशन किया गया आर्टिकल 43B। तो डीपीएसपी में आप देखोगे तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत में आपको मिलेगा, क्योंकि ये गांधी जी का भी सपना था कि सहकारी समितियां बने, क्योंकि बैंक्स हर जगह नहीं जा सकते हमारे देश में, बड़ा देश है, रिमोट एरियाज है, इसलिए लोग अपना छोटा छोटा पैसा मिला के सहकारी समितियां बनाओ, और जब आपको मदद की जरूरत है तो ये सहकारी समितियां ही आपको लोन वगैरह देंगी। तो बेटा कुल मिला के इसने
फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 में चेंज किया। इसने चैप्टर 4 डीपीएसपी में एक नया आर्टिकल ऐड किया 43B और एक नया चैप्टर ऐड किया पार्ट 9B। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला देखें, आ जाओ। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। अब क्या था कि जब 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था, तब माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत ना एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रेडक्लिफ। उसको 3 हफ्तों का समय दिया था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो विभाजन करना। 3 हफ्तों में आदमी क्या बाउंड्री बनाएगा, इसलिए कई बार ऐसी बाउंड्रीज जल्दबाजी में वहां पे बनी, रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में बनाई गई, कि जिसमें कुछ घरों से बाउंड्रीज निकल रही हैं, क्योंकि वो सर्वे करने जा ही नहीं पाया, पेपर पे बना दी। इस वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन खराब। क्यों? क्योंकि ना तो उनको इंडिया अपना सिटीजन मान रहा है, ना उनको पाकिस्तान मान रहा है। अब पाकिस्तान का एक हिस्सा 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया, तो हमने बांग्लादेश को समझाया कि देखो, ऐसे लोग जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है, तो या तो कुछ लोगों को पूरा तुम ले लो और कुछ लोगों को पूरा हम ले लेते हैं, ताकि या तो वो इंडिया या वो बांग्लादेश के नागरिक कहलाए, ताकि उनको कोई सर्विस तो मिले। जैसे सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो अभी वो उनको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं तुम इंडिया के नहीं हो। बांग्लादेश जा रहे हैं तो वो लोग कहते हैं उनको कि नहीं नहीं तुम तो बांग्लादेश के नहीं हो। तो ये है कहां के? इसलिए समझदारी दिखाते हुए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, कुछ क्षेत्रों को पूरी तरीके से इंडिया में, कुछ क्षेत्रों को पूरी तरीके से बांग्लादेश में शामिल किया गया। तो भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों का हस्तांतरण किया गया। तो एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने हमको दिए और कुछ हमने ट्रांसफर की बांग्लादेश को कि तुम रख लो, ताकि यहाँ के लोग किसी एक देश के नागरिक कहला जाएं। ठीक है, फिर ये तो सिंपल है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी, तो वस्तु एवं सेवा कर इससे क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया हमारे देश में। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल 279A है, जहां पे बेटा एक जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अब क्या है कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये तो आपको पता है। हाँ सर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 338। अब देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 338A। सही बात है। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये थी, ये 1993 में बनी थी, लेकिन ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी, यानी इसके पास एक वैधानिक दर्जा था, स्टैट्यूटरी स्टेटस था। और फिर 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, बकायदा इसको एक आर्टिकल डेडिकेट किया गया 338B, जो अब इसके प्रावधानों के बारे में बात करता है। तो अब इसके पास एक संवैधानिक दर्जा है, तो ये ओबीसी का वेलफेयर संरक्षण का काम करता है। ठीक है, तो 338B आर्टिकल में इसके प्रावधान। चलो फिर देखो अगला क्या है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन। तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, तो ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसने आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया था, 16 क्लॉज 6, तो इसी के माध्यम से ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ये रिजर्वेशन मिला। ठीक है, फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। अब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है, 1950 का संविधान कहता है कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन, एसटी और एसटी को रिजर्वेशन यहां पे इसने देने की बात कही। कहां पे? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। लेकिन कितने साल के लिए? 10। अब 10 साल कब हो गए? 1960। तो फिर से यहां पे एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन 10 साल के लिए, और ये तब से अभी तक चला आ रहा है ये बात। तो साल 2020 में एससी एसटी रिजर्वेशन, जैसे अभी भी आपको मालूम होगा, लोकसभा में 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, राज्यसभा में 47 रिजर्व्ड हैं, और हर राज्य की विधानसभा में तो एससी एसटी को उनके क्षेत्र की, राज्य की पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन वहां पे भी है। तो ये 2020 में खत्म होना था, फिर इसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये लागू हुआ 2020 में। तो इसने 10 सालों के लिए, यानी साल 2030 तक बेटा अब ये रिजर्वेशन एक्सटेंड होगा। ठीक है, अच्छा, साथ साथ इसी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता था, नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो नॉमिनेशन इनका खत्म कर दिया। ठीक है जी, तो ये बात मैंने पहले भी बता दी थी। फिर देखो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसकी जरूरत क्या पड़ी? सुनो, आपको याद है अभी अभी हमने पढ़ा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018।
इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिला आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत। अच्छा, सही है। लेकिन इस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और बात कही थी। इसने कहा कि राष्ट्रपति किसी राज्य में ओबीसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसी राज्य में कुछ समुदायों को कह सकते हैं कि ये ओबीसी हैं। अच्छा, अभी तक स्टेट्स आइडेंटिफाई किया करते थे, स्टेट्स अपने अपने राज्यों में आइडेंटिफाई करते थे कि कौन ओबीसी होगा, लेकिन 2018 में क्या बोला, प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी मानते हुए रिजर्वेशन दिया। तो किसी ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र सरकार 2018 से पहले राज्य आइडेंटिफाई करते होंगे ओबीसी को, लेकिन 2018 में ये जो अधिनियम है ये साफ कह रहा है कि प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी अब स्टेट्स के पास पावर नहीं है। तो अलग अलग राज्य हैरान थे कि ये तो गलत है, ऐसी बात तो कहीं 2018 के अधिनियम में लिखी नहीं है। कहां लिखा है? उसमें तो बस लिखा है प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे, ये कहां लिखा है कि हम नहीं करेंगे? तो कंफ्यूजन था। तो पार्लियामेंट ने फिर कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया है, राज्यों से हमने कोई पावर छीनी नहीं है, और इसलिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, निर्दिष्ट करने की राज्य सरकार की शक्ति को हम वापस पुनर्स्थापित करते हैं। यानी आज की स्थिति में किसी राज्य में ओबीसी कौन होगा ये प्रेसिडेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। जबकि यहां पर बच्चे ओबीसी कौन होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिसाइड कर सकती हैं 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, तो बस यहां पे रिस्टोर कर दी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। लास्ट देखो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने क्या किया, इसने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। तो महिलाओं को रिजर्वेशन कहां दिया? लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जो इसकी भाषा है वो ये। तो आगे चल के कुछ लोग बोलेंगे भाई दिल्ली में ही क्यों, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो। तो इसी साल 2023 में दिसंबर में फिर जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी वुमेन रिजर्वेशन दे दिया गया। चलो, तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया। कैसे, कौन कौन से बच्चे इन्होंने चेंज किए हैं आर्टिकल्स में, मतलब परिवर्तन किया है, तो सुनो। तो आर्टिकल 330A, तो ये इनने नया ऐड किया, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को देने के लिए इनने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया 330A। अभी तक तो लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन है, आर्टिकल 330 के अंतर्गत SC ST रिजर्वेशन है, और अब 330A में महिलाओं को भी मिल गया। फिर 332A, यहां पे महिलाओं को राज्य की विधानसभाओं में रिजर्वेशन दे दिया गया। तो ये दोनों नए नए आर्टिकल इंसर्ट किए। ठीक है, अब दिल्ली की विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए कोई नया आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया, बल्कि पहले से मौजूद एक आर्टिकल था 239AA। तो 239 का तो यहां पर बच्चे क्या किया, इस अधिनियम ने दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने हेतु इसमें परिवर्तन किया, संशोधन किया। तो ये दो नए आर्टिकल इंसर्ट किए, ये लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को। और जबकि ये यहाँ पे ये नया आर्टिकल नहीं है, ऑलरेडी मौजूद था, बस उसमें अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया। दिसंबर 2023 में फिर संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन विधेयक 2023, जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभाओं में महिला आरक्षण का विस्तार करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पूरी बात कर ली। चलो, तो यहाँ पे हमने पूरे 106 संविधान संशोधन में जो महत्वपूर्ण थे वो देख ली। मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।